नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि में एक बार फिर से प्रचंड जनादेश के साथ कमल यानी कि भाजपा को स्वीकार्यता मिल गई है। तमाम अनुमानों और आशंकाओं को धराशायी करते हुए भाजपा को एक बार फिर सत्ता मिल गई है। लेकिन इस जीत के मायने क्या रहे? क्या 40 पार का यह आंकड़ा कई समीकरणों की ओर इशारा करता है जो मौजूदा राजनेताओं को समझने की अब जरूरत है? तो आज चर्चा इसी विषय पर। पहाड़ पर खिला कमल, आखिरकार किस फॉर्मूले पर हुआ है अमल? सत्ता प्राप्ति के लिए जीत के दावे और परिस्थितियों के बीच दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया, लेकिन पहाड़ ने इस बार अपने बिल्कुल अलहदा अंदाज के साथ तमाम अनुमानों को सिरे से खारिज करके अगले 5 सालों के लिए इतिहास लिख दिया है। इस जीत में किस फैक्टर ने किया काम, इन्हीं पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा को खास बनाएंगे हमारी मेहमान। और आपको जान करके यह अचंभा होगा कि हमारे तीनों ही मेहमान महिलाएं हैं। महिलाएं क्यों हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि इस बार पहली बार देवभूमि के विधानसभा में 8 महिला विधायक चुन करके पहुंची हैं और पिछली बार के कंपैरेटिवली इस बार 4% का जो मार्जिन है वो महिलाओं की वोटिंग का बढ़ा है। तमाम महिलाओं का मैं स्वागत करूंगी। नेहा जोशी जुड़े हुई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता युवा मोर्चा की। बहुत स्वागत है नेहा जी आपका, आप पहली बार हमारे साथ में जुड़ रही हैं। प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हैं। प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ती रहती हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं और ये जब बोलती हैं तो लगता है AK-47 की गोलियां चल रही हैं। तो प्रतिमा जी बहुत स्वागत है आपका। संगीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। और कल ये जिस दौरान रुझान आ रहे थे, अनुमान आ रहे थे, इन्होंने आम आदमी पार्टी का बहुत सम्मान बचाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संगीता जी आज भी बिल्कुल उसी तरीके से खरी उतरेंगी। बहुत स्वागत है संगीता जी आपका। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो जवाब है वो प्रतिमा जी से। प्रतिमा जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अनुमान लगाया था, हमारी पहले भी बातचीत होती रही है, लेकिन वो अनुमान सारे धराशायी हो गए। वो अनुमान क्यों धराशायी हो गए, इस पर आप थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल दें तो तमाम दर्शकों को थोड़ी सी आसानी होगी इस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करने में। देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कल जिस तरीके से जो परिणाम आए हैं बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम थे। और कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, वो मुझे लगता है कई ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो भी कल जो परिणाम था उससे काफी हतोत्साहित नजर आए। तो देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जो जनता का फैसला है वो सर्वमान्य है, सर आंखों पर है और हमने उसे स्वीकार करने का कार्य किया। अब आप समझिए, आपने कहा कि कैसे ऐसा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, जो जीता वो सिकंदर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति को एक विकास के मुद्दों से हट करके जिस तरीके से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की तरफ आप लेके गए, तो विकास पे तो चर्चा हुई नहीं। और हमने हमेशा ये कोशिश की कि हम विकास की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की नाकामयाबियां थी उन्हें जनता के समक्ष रखने का प्रयास करें। बट उससे उलट जो भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी रही है पिछले 7 सालों में कि जो जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं या देश में 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो आपकी खुद आपकी समझ था कि विकास के मुद्दों पे बात नहीं, जो धरातल पे मुद्दे हैं उन पे बात नहीं की। हमने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, तुष्टीकरण किया, ध्रुवीकरण किया और इन्हीं बातों पर जो है हमने चुनाव लड़ने का कार्य किया। ठीक है, लगता है ओपनिंग रिमार्क प्रतिमा जी ले रहे हैं, फिर उसके बाद मेरे पास आपके इस जवाब का काउंटर है, मैं वो सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। संगीता जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। संगीता जी, विकास का जिक्र हो रहा है और विकास का जिक्र हो, आम आदमी पार्टी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ पर विकास का डमरू सबसे ज्यादा डगडग अगर किसी ने किया था तो वो आम आदमी पार्टी ने किया था। आप अपने CM फेस की सीट तक को नहीं बचा पाए गंगोत्री में। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई, लेकिन जनता ने जो भी जनादेश दिया है वो सिरोधार्य है और हम उसका सम्मान करते हैं। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है, वही अर्श से फर्श पर लाने का काम करती है। तो आम आदमी पार्टी का ये पहला विधानसभा चुनाव था। आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत की और जनता के बीच गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद कमी रह गई कि जनता हमारे मैसेज को
उस तरह से नहीं समझ पाई जो हम करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से हमने एक प्रचंड बहुमत की सरकार पंजाब में बनाई और एक सुनामी लेकर के आए, और गोवा में भी हमने अपना खाता खोला, हम 2 सीट लेकर के आए। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपसे क्या गलती हुई जो बीजेपी की तरफ तमाम जनता मुड़ गई। मैं ये समझना चाह रही हूँ, तमाम जनता ये जानना चाह रही है, क्योंकि जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा मोल्ड हो गए, अचानक से मोल्ड हो गए। उसके पीछे आप क्या समझती हैं कि फैक्टर ने काम किया है? देखिए, जिस तरह से धामी जी ने लास्ट में कुछ घोषणाएं की, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक आशाबंदी होगी कि ये काम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का देखें तो वो उतना अच्छा नहीं रहा, जिस तरह से उन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बदले। लेकिन वही है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता ने चाहा कि दोबारा बीजेपी आए। अब तो हम बस यही आशा करेंगे कि जब भाजपा की सरकार बन चुकी है तो वो इन 5 सालों में जो काम उन्होंने नहीं किए वो आप करके दिखाए, और इस तरह से बार बार मुख्यमंत्री बदलने का जो सिलसिला पिछले 5 साल रहा वो ना रहे, और जो योजनाएं अधूरी रही उनको पूरा किया जाए। चलिए, तो आप दोनों जब बोल रहे हैं तो उस दौरान नेहा जोशी जी मुस्कुरा रही हैं, और मुस्कुरा भी रही हैं, उनके चेहरे पर अलग सा उत्साह है, क्योंकि जो जीत है वो बहुत ही अप्रत्याशित, अविस्मरणीय और अद्भुत है। नेहा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, किस फैक्टर ने अचानक से इतना बड़ा काम कर दिया कि ये जीत, जिसने तमाम एग्जिट पोल्स, तमाम अनुमानों, तमाम आशंकाओं को धराशायी कर दिया। पुष्कर सिंह धामी भले अपनी सीट नहीं बचा पाए, कुछ दिग्गज अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने कमाल किया। कैसे हुआ है ये? धन्यवाद पूजा जी, अच्छा लग रहा है आपके चैनल में आज पहली बार ज्वाइन करके। और मैं कहूंगी, अगर मैं बहुत संक्षिप्त में इस पे बात करूं तो 3 फैक्टर थे MMT। पहला महिला, फिर मोदी और फिर धामी। देखिए, जिस दिन 4% वोट शेयर महिलाओं का बढ़ा हुआ आया था, उसी दिन हमने जो अपना एग्जिट पोल होता है, इंटरनल हमारे पार्टी के सर्वे होते हैं, तो हमें ये मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। योगेश राणा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेश राणा जी हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनसे मैं बाद में तारुफ कराऊंगी और उनकी तरफ मैं आगे बढ़ूंगी। नेहा जी, अपनी बात पूरी करें। पहला था महिला फैक्टर। तो जब वोट शेयर महिलाओं का बढ़ा तो स्वाभाविक है कि 2014 से आज तक जब भी महिलाओं का वोट शेयर बढ़ा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, क्योंकि 2014 से आज तक जो आप केंद्र की योजनाएं देखेंगे, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, कहीं ना कहीं महिलाओं को केंद्र में रखकर सारी योजनाएं बनाई गई हैं। और जो ट्रांजेक्शंस हुए, जो घरेलू योजनाएं थी, उनके जो ट्रांजेक्शंस हुए सीधे महिलाओं के खाते में हुए, और उनको पहली बार, मेरे ख्याल में, मैं ये थोड़ा समझ पा रही हूँ जो आप कह रहे हैं, कि पहली बार उन्हें समझ में आया कि कोई एक गवर्नमेंट है जो महिलाओं को प्रायोरिटी दे रही है। करेक्ट। आप देखिए कि करोड़ों की संख्या में जब जनधन खाते खुले गए, ये एक ऐसा वर्ग था, महिलाएं जिसे कहते हैं, उसको एक वोटिंग ब्लॉक के रूप में कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखा। लेकिन 2014 से आज तक जो देखा नहीं और वोट मिल गए, क्या बात कर रही हैं मैडम। लेकिन महिलाएं वोटिंग ब्लॉक के रूप में उभरी हैं। आपको समझना होगा इस बात को, ये थोड़ा नुआंस्ड बात मैं कह रही हूँ, आपको समझिए इस बात को। मैं कह रही हूँ, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, जब आप किसी एक वर्ग पर केंद्रित होकर योजनाएं बनाते हैं, और ये वो वर्ग है जो सालों तक वंचित रहा है। महिलाओं के बैंक खाते खुलने चाहिए या महिलाओं के लिए शौचालय बनने चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन 2014 तक ये नहीं सोचा गया, एक देश का दुर्भाग्य था। जिस पार्टी ने ये सोचा, जिसने ये कदम उठाया कि धुआं अगर हमारी महिलाओं के शरीर में जा रहा है, 400 सिगरेट का धुआं 1 घंटे में जब चूल्हे पे वो खाना बना रही है तब उसके शरीर में जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी ने सोचा, ठीक है, मैं समझ गई। महिला एक फैक्टर है, फिर उसके बाद हम मोदी पर आएंगे जी। बिल्कुल। और मोदी जी द्वारा क्योंकि ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, और मुझे लगता है गुजरात के बाद अगर कोई ऐसा प्रदेश है जो प्रधानमंत्री मोदी से एक भावात्मक जुड़ाव लगता है, वो उत्तराखंड प्रदेश है। जिस तरीके से उन्होंने जो केदार धाम का पुनर्निर्माण है उसको व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ओवरसी किया। उत्तराखंड में जब आपदा भी आई थी तब मोदी जी सबसे पहले थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, रिस्पॉन्ड करने के लिए, बल्कि उनको काफी रोका गया उस तत्कालीन सरकार द्वारा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, ये तो आप जो बता रही हैं, ये नड्डा जी ने स्पीच में क्लियर कर दिया कि चुनाव जो है वो मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री का खेल है, और जो केमिस्ट्री जो है जनता कनेक्ट कर पाती है मोदी जी के साथ में। प्रतिमा जी, मुस्कुरा रही हैं आप, मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? देखिए, मुस्कुराहट के पीछे राज सिर्फ इतना है पूजा जी, कि मुझे लगता है शायद उसी फेसबुक यूनिवर्सिटी और उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नेहा जी भी हैं,
जिन्हें ये लगता है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, क्योंकि बड़ी हास्यास्पद स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि 2014 से पहले महिलाओं को और शौचालय का कोई मतलब संबंध ही नहीं रहा। मतलब 2014 से पहले चाहे महिलाएं हो चाहे नेहा जी की आवाज खोल दीजिए प्लीज, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारी टीम से। जी हम तो जंगल में रहते थे, तो हम जंगल में रहते थे, तो मतलब हम 2014 से पहले हम प्री जो कहते हैं ना वैदिक पीरियड और प्री एंशिएंट पीरियड में रहते थे। शायद 2014 से ही हम मिडिवल पीरियड में आए हैं और 2014 के बाद ही हमने आजादी हासिल की है। तो बड़ा हास्यास्पद बात है कि शौचालय 2014 लेकिन प्रतिमा जी, अब मुझे ये लगता है कि अब समय आ गया है कि तमाम दलों को जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से सिरे से खारिज चीजों को नहीं कर सकते, बैक टू बैक जीते। देखिए 4 प्रदेश के अंदर इतना प्रचंड बहुमत, स्टडी तो करना पड़ेगा ना, क्या अपनी कमियां रह गई उस पर फोकस करना पड़ेगा। हम दूसरों पर उंगली उठा करके हमेशा अपनी कमियों को नकार नहीं सकते हैं। नहीं, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी, मैंने अभी कहा आपसे कि जो कल का परिणाम है वो चिंताजनक भी है और बड़ा चौंकाने वाला भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी कमियां तो छुपा नहीं रहे। दूसरी बात, अगर मैं ये बोल रही हूँ क्या 2014 से पहले शौचालय आप इस्तेमाल नहीं करती थी? नेहा जी काउंटर, आप बताइए करती थी या नहीं करती थी? और जिस उज्ज्वला योजना की बात कांग्रेस में मुख्य फर्क आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है या हारती है, जब हम चुनाव हारते हैं, कई चुनाव हम हारे पिछले कुछ सालों में भी, तो हम विश्लेषण करते हैं, हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि क्या फैक्टर्स है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो यहाँ इनकी जो प्रवक्ता है उनके बातों से साफ होता है कि विश्लेषण चिंतन नहीं करते हैं, ये सिर्फ काउंटर करते हैं। अरे जनता ने जनादेश दे दिया। नेहा जी एक बार प्रतिमा जी को पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप इस पर आ जाएं। जी नेहा जी अपनी बात पूरी करें आप। जी मैं कह रही हूँ, देखिए चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए कि हार के क्या कारण है। नहीं, वो हार स्वीकार कर रहे हैं, वो हार स्वीकार कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, पूजा जी प्रॉब्लम ये है कि ये चिंतन नहीं करेंगे, ये काउंटर कर रहे हैं। जनता ने जनादेश दे दिया, आपको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। आप किसी भी प्रदेश में इस समय प्रासंगिक नहीं रहे हैं। ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है भारतवर्ष की, और आज ये किसी भी प्रदेश में प्रासंगिक नहीं रहे। अरे किंग को छोड़िए, किंग मेकर बनने की स्थिति में भी नहीं रहे हैं। और आज उनकी जो प्रवक्ता है उनके पास कोई तर्क नहीं है, केवल व्यक्तिगत आक्षेप। तो ये जो विचलाहट, ये जो विचलित करते हैं, ये जो ग्राउंड कनेक्ट इन्होंने छोड़ दिया है, ये प्रमुख कारण है ये कांग्रेस पार्टी का असफल। आंकड़े दे रही हूँ आपको, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर उन्हें मिले हैं वो सिलेंडर को रिफिल करने की स्थिति में नहीं है। और आप कहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए, ये रिपोर्ट आपको भेज दीजिए, तो देख लीजिए। कोविड की जब वेव आई तो उन्हीं लोगों को 3 सिलेंडर जिनके जनधन खाते थे, जिनको उज्ज्वला का लाभ मिला था, उन्हीं को 3 सिलेंडर हम सीधा मुहैया करवा पाए। प्रतिमा जी आप मानिए, देखिए कहते हैं जीत में विनम्रता आनी चाहिए, मुझे लगता है हार में और विनम्रता आनी चाहिए और इस बात की चिंता करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेहा जी मैं आपके पास आऊंगी। नेहा जी मेरा आपसे काउंटर है, क्योंकि प्रतिमा जी ने भी तमाम सवाल पूछे हैं। ग्राउंड पर जब हमारी टीम पहुंची तो बिल्कुल ठीक बात है, प्रतिमा जी जो कह रही हूं उससे मैं इत्तेफाक रखती हूं कि जनधन योजना के जितने खाते खुले, खाते हो सकता है कि एक अच्छा कदम रहा हो, और जो शौचालय बनवाना है वो भी एक बेहतर कदम रहा है। हालांकि शौचालय के नाम पर कुछ फ्रॉड्स भी कई जगहों पर निकल करके सामने आए हैं, लेकिन जो ये उज्ज्वला योजना का जिक्र आप कर रही हैं, बिल्कुल मैं प्रतिमा जी की बात से इत्तेफाक रखती हूं कि पेट्रोलियम के दाम और गैस के दाम लगातार इतने इंक्रीज हुए कि लोगों ने चूल्हे पे खाना बनाना ज्यादा पसंद किया, वो कंपैरेटिवली गैस के। मैं आपसे समझना चाह रही हूं, मोदी फैक्टर जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि आखिरी में वो वेव इतना तगड़ा काम कर गई, जो केमिस्ट्री का गेम जो आखिरी में बीजेपी करती है वो इतना काम कर गई कि बाकी सब कुछ आंकड़े एकदम फ्लैश हो गए वहां से। नहीं पूजा जी, मेरा मानना है कि कोई भी फैक्टर वैक्यूम में काम नहीं करता है। ग्राउंड पे काम हुआ था, जनधन के खाते थे जिनमें जब कोविड की वेव आई तो सीधा तरीके से हम व्यक्तिगत लाभ हर परिवार तक पहुंचा पाए, क्योंकि वो खाते कैसे लाभ पहुंचा पाए? तो आप 1500 रुपए जो खाते में आए वो किसने आए? उन्हीं खातों में आए ना। तो ये जो हम लाभ पहुंचा पाए डीबीटी के माध्यम से, ये इसीलिए पहुंचा पाए क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया गया था। उज्ज्वला के सिलेंडर कोविड के दौरान फ्री दिए गए, तो वो इसीलिए पहुंचा पाए क्योंकि हम हर घर तक गैस पहुंचा पाए थे। तो मोदी जी जब आते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसे नेता हैं जिनकी वेव या सुनामी जो भी आप इसको संज्ञा देना चाहें वो आज भी कायम है।
वो आज जन नेता हैं। आज भी जब हम पहाड़ में जाते हैं, आप क्योंकि पत्रकार हैं, आपका चैनल के पत्रकार लगातार पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कि खासकर पहाड़ में आज देखेंगे पहाड़ ने हमें बम्पर सीटें दी हैं। वो इसीलिए दी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ का जो वोटर है वो कनेक्ट किया है मोदी जी की योजनाओं से और पहाड़ के लिए उनकी जो संवेदनाएं हैं उनसे। तो कांग्रेस पार्टी को इस बात धामी जी अपनी सीट नहीं निकाल पाए, धामी जी अपनी सीट नहीं निकाल पाए। कहा यह भी जा रहा है कि तमाम लोगों ने मिलकर उनको हरवा दिया। देखिए पूजा जी, मैं तीसरे फैक्टर पे आई थी, मैंने MMD कहा था, तीसरा फैक्टर धामी फैक्टर था। आप देखेंगे जिस दिन से धामी जी ने चीफ मिनिस्टर का पद संभाला था, भारतीय जनता पार्टी का जो एक काडर था, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं भी उनमें अपने आप को गिनती हूँ, हम एक अलग एनर्जी उनमें आई थी क्योंकि युवा नेता हैं, बहुत सहज हैं, कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। तो ये जो नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ हमारे नहीं, इतने ज्यादा सहज तो नहीं है कि वो अंदर क्या समीकरण बैठा उसको वो भाप ही नहीं पाए। ज्यादा सहजता भी खतरनाक होती है। लोकतंत्र में देखिए चुनाव जो है वो एक प्रक्रिया है और चुनाव में हार जीत होती है। हरीश रावत जी आज तक जितने चुनाव लड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा चुनाव हारे हैं, बहुत कम चुनाव। प्रतिमा जी आपका काउंटर है। कहती है आज भी वो देश के सबसे बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, आज भी इनके काडर ये मानता है। मुझे लगता है कि शायद भारतीय युवा मोर्चा की जो प्रवक्ता है उन्होंने शायद उनके थोड़े फैक्ट और फिगर में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी लगती है, क्योंकि आप जनधन खातों की बात कर रही है। आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि कम से करीब 1.89 लाख जो बैंक खाते थे जनधन योजना के अंतर्गत वो 2019 में ही बंद हो गए। अब मुझे ये नहीं पता कि 1500 रुपए आपने असली जो हमारे बेनिफिशियर थे उनके अकाउंट में डाले या अपने कार्यकर्ताओं के अकाउंट में डाले, मुझे लगता है कि हमारी प्रवक्ता ये बेहतर आधिकारिक सोर्स अपने तथ्यों को क्लियर रखिए। और रही बात हरीश रावत जी की, तो देखिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इसकी जिम्मेदारी आपसे इतना बता दीजिए। आप कौन सी वेबसाइट मान रही है, कौन सी फेसबुक पोस्ट, कौन सी कांग्रेस पार्टी की मीडिया ब्रीफ से आपने डेटा निकाला है? हराए जाते हैं, आप जवाब देंगे। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, ये है स्थिति। आप जीत भले ही कही है, लेकिन हमें आत्ममंथन करना ये हमें पता है, लेकिन आपको भी थोड़ा आत्ममंथन करना होगा कि जो मोदी लहर है 57 से आप 48 पे आ गए और आपका वोट शेयर भी कम हुआ है, ये भी आपको स्वीकार करना होगा। क्योंकि जो लहर होती है और जो वेव होती है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा सुनामी रहे, क्योंकि जब व्यक्ति के पास खाने को नहीं होगा ना, जब पेट भरा होता है तो पुष्टिकरण। ठीक है, संगीता जी को थोड़ा सा समय देते हैं, संगीता जी को भी समय देते हैं। संगीता जी, केजरीवाल जी पंजाब में इतना बिजी हो गए कि पहाड़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। थोड़ा सा ध्यान दे लेते, सीएम की सीट बच जाती कम से कम। देखिए ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी ने यहाँ भी बहुत दौरे किए, पर जिस तरीके से पंजाब में चुनाव लड़ा या पंजाब की जनता ने वहां की जितनी भी पार्टियां थी उनको नकार दिया और कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की राजनीति को चुना। तो उत्तराखंड में एक तो हम बहुत कम समय पहले विधानसभा चुनाव के लिए आए, उसके मुकाबले मैं मानती हूँ कि हमने बहुत अच्छी मेहनत करके चुनाव लड़ा, बशर्ते हम लोगों के बीच में उतनी अपनी जगह नहीं बना पाए जो हमें जनादेश उतना मिल पाता। लेकिन अब हम उत्तराखंड आ गए हैं और उत्तराखंड में आने वाले जितने भी चुनाव हैं हम उनको भी लगातार लड़ेंगे। और जिस तरह से सुनामी पंजाब में आई है, आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में वही सुनामी आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगी। जब हमने पंजाब में पहला चुनाव लड़ा था तो हमें 20 सीटें मिली थी और उसके मुकाबले जब आज हमने वहां काम करके दिखाया उन सीटों पर, तो आज वहां एक सुनामी आ गई। वही उत्तराखंड में यहाँ पर तो सीट भी नहीं मिली आपको काम करके दिखाने के लिए। देखिए, हम जनता के आवाज बन करके एक विपक्ष की भूमिका निभा करके, जिस तरह से हम 2 साल में भी हमारी कोई सीट नहीं थी लेकिन हमने विपक्ष की तरह भूमिका निभाई और मुद्दों को उठाया, वही हम आगे भी 5 साल करेंगे। जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे और सड़क से लेकर के। शुभकामनाएं हमारी आपके लिए कि आप बेहतर प्रदर्शन करें आगे आने वाले वक्त में। योगेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। योगेश जी ने करीब से इस चुनाव को देखा है, हमने तो यहाँ से बैठ करके चीजें और समीकरणों पर बातचीत की है, लेकिन ग्राउंड पर योगेश जी ने तमाम चीजें देखी हैं। योगेश जी, अचानक से चुनाव बदल गए, अचानक से नतीजे बदल गए, अचानक से जो अनुमान थे वो धराशायी हो गए, सब कुछ एकदम विस्मृत हो गया। फिर चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं, इन दोनों जगहों पर सब कुछ खत्म हो गया। मतलब जो अनुमान था, अनुमान से परे आंकड़े हैं। क्या कहेंगे?
क्या फैक्टर है? पूजा जी जी बिल्कुल पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं, अनुमान से परे आंकड़े हैं। और इस चुनाव को पार्टियों के प्रवक्ता किस तरीके से देखते हैं ये अलग विषय है। हालांकि योगेश जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, कल पूरे दिन इस विषय पर बातचीत हुई है, लेकिन इस पर चर्चा करने का जो मकसद है वो ये है कि हमारी उस फैक्टर पर नजर जाए कि आखिरकार बीजेपी का वो कौन सा फैक्टर है जो अचानक से आता है और सब कुछ एकदम धराशायी कर देता है। देखिए अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड के अगर देखिए, जब कोई पार्टी जीतती है तो उसके पक्ष में अपने आप तर्क गढ़े जाने लगते हैं, अपने आप उसके पक्ष में आंकड़े आने लगते हैं। लेकिन ये जो उत्तराखंड का इलेक्शन हुआ है, जो भाजपा ने लड़ा है, इसको आप सीधे सीधे देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिला एक फैक्टर रहा है, नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर रहे हैं, और इसके अलावा जो केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाएं रही है, डायरेक्ट बेनिफिट्स की योजनाएं रही है, वो एक बड़ा फैक्टर रहे। आप इसको इस तरह के समझ सकते हैं, इसको साबित करने के लिए और इसके पक्ष में तर्क देने के लिए आप अगर इलेक्शन को देखें, आखिरी के 3-4 दिन का जो पूरा इलेक्शन है वो पूरा मैदान पे आ गया। उधम सिंह नगर और हरिद्वार पे इलेक्शन आ गया, ध्रुवीकरण पे इलेक्शन आ गया, और कॉमन सिविल कोड की बात की जाने लगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो पहाड़ से बनी है। जबकि हिंदुत्व की बात अगर आप करें, कॉमन सिविल कोड की बात करें, आप लैंड जिहाद की बात करें, तो वो पहाड़ के बजाय मैदान की सीटों पर ज्यादा चलती है, और सरकार पहाड़ की सीटों ने बनवा दी है। उधम सिंह नगर और अगर हरिद्वार देखे, वहां पे उस तरह से अचीव नहीं कर पाई बीजेपी जिस तरह से पिछली बार कर पाई थी। तो इस तरह साफ साफ ये फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, और राशन की योजना है, वो किसान के खाते में पैसे जाने की योजनाएं है, और इसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं। इसीलिए मैं जहां तक चुनाव को समझ पाई हूँ योगेश जी, मेरी दृष्टि ये कहती है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैं कितनी ठीक हूँ कितनी गलत हूँ। जनता असल में जो केंद्र की योजनाएं हैं और जो राज्य का काम है, ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाती है। इसका लाभ बीजेपी को मिलता है, और मोदी फैक्टर का जो आकर्षण है वो कहीं ना कहीं केंद्रित हो चुका है बीजेपी के लिए हर राज्य में। ये दो फैक्टर मुझे समझ में आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता को केवल योजनाएं दिखती है। देखिए, अगर आप देहरादून की नरेंद्र मोदी की जनसभा की बात करें या हल्द्वानी की जनसभा की बात करें, तो जो मैक्सिमम घोषणाएं और जो मैक्सिमम काम गिनाए गए, वो सड़कों के काम हो, बाबा केदारनाथ का काम हो, कोई भी हो, तो केंद्र सरकार के काम है ज्यादातर। लेकिन आप जैसे हम डीडी हाट सीट की बात करें, मैं कुछ 1-2 घटनाओं से बताता हूं कि कैसे ये चुनाव इस तरह से परिणाम आ गए। और अगर भाजपा को ये लग रहा था कि हम 47 सीटें जीतने वाले हैं, तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि 2 दिन पहले तक भाजपा उन लोगों के संपर्क में क्यों बनने का प्रयास कर रही थी जो जीतने के संभावित निर्दलीय उम्मीदवार थे। बिल्कुल। अगर भाजपा को ये लग रहा था कि हम तो बम्पर जीत कर रहे, तो वो किलाबंदी क्यों कर रही थी, और आफ्टर इलेक्शन इस तरह के समीकरण क्यों साध रही थी कि कम सीटें आ गई तो भाई जोड़ तोड़ भी हो सकता है। आप इस तरह समझिए, जब हम डीडी हाट में खड़े होकर बात करते हैं, तो डीडी हाट में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि वोट किसको जा रहा है, तो वहां के लोग कह रहे हैं कि हम बिशन सिंह जुवाल को वोट नहीं दे रहे, हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं, हम केंद्र सरकार के चेहरे। फेस फैक्टर बहुत बड़ी चीज रही। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है, और कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, तमाम विपक्षियों के लिए सिर्फ एक लाइन, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, मैं हार मानूंगा नहीं, मैं रार ठानूंगा नहीं। हालांकि ये बीजेपी के लिए भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि कुछ दिग्गज तो उनके भी हारे हैं। वक्त छोड़ ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।